तो भैया आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 से 7 तक के 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के हैं जो 100% पूछे जाएंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो पहला प्रश्न हमारा है अध्याय 1 से लिया गया है, मैंने चैप्टर 1 से लिया गया है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर से लिया गया है। हमारा प्रश्न क्या है? सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? मतलब सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? फिर ये हमारा आंसर सेब में फल का विकास अंडाशय से होकर पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसे आभासी फल कहते हैं। आभासी फल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विकास अंडाशय में होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहते हैं सेब में पुष्पासन ही फल है। सेब का जो पुष्पासन है यही इसका फल है, तो इसे मुख्य रूप से इसे खाया जाता है। तो मुख्य खाने योग्य भाग है, यह मुख्य खाने योग्य भाग है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मसाल फल किसे कहते हैं? मसाल फल किसे कहते हैं? तो जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मसाल फल कहते हैं। इनकी फल भित्ति बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति में विभाजित होती है। उदाहरण जैसे आम है, संतरा है, सेब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विपुषण से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है? क्वेश्चन मार्क। अब हम आंसर क्या है? हमारा आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों पुंकेसर को उनके परिपक्वन से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया को विपुषण कहलाती है। यह प्रक्रिया कृत्रिम संक्रमण में स्वपरागण करती है। जो कृत्रिम संक्रमण में मतलब इसमें परागण कराया जाता है पुष्प में, तो इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम संस्करण कहते हैं। जैसा कि देख लेते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। यह केवल द्विलिंगी पुष्पों में मादा जनन के चयन के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अध्याय से है, अध्याय 2 जो है मानव जनन। जो यह चित्र हर बार पूछा जाता है, चित्र भी तैयार कर लेना। जैसा कि इसमें पुष्प का ये चित्र दिया हुआ था, ये भी जो चित्र इम्पोर्टेंट है, हमने चित्र भी बनाए हैं, तो आइए चित्र भी बना लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा अध्याय 2 से है। अध्याय 2 में क्या लिखा है? नर में वर्षण उदर का गुहा के बाहर क्यों होता है? मतलब वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? तो आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर हमारा क्या? नर मानव में वर्षण शरीर के बाहर वर्षण कोश मतलब स्टोन में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी तापमान की कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे शरीर से बाहर रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो भैया हमारा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के 2 मुख्य कार्य लिखिए। मुख्य कार्य लिखना है। पहले का कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा हमारा क्या है? टेस्टोस्टेरोन नर लिंग हार्मोन का स्रावन करना। नेक्स्ट अंडाशय के कार्य में क्या लिखेंगे? अंडाणुओं का निर्माण करना, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपारा क्या है? अपारा क्या है? इसके 2 कार्य लिखिए। अपारा क्या है? इसके 2 कार्य लिखिए। तो लिखते हैं, यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। वह संरचना जिससे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशय रुधिर से पोषण मिलता है। गर्भाशय
रुधिर से पोषण मिलता है अपार कहलाती है। मतलब वह संरचना जिससे विकासशील भ्रूण को माता के गर्भाशय से रुधिर मिलता है, माता के गर्भाशय से जो रुधिर मिलता है उसे अपरा कहलाती हैं। नंबर 1, भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करना। नंबर 2, भ्रूण के उत्सर्जित पदार्थों को माता के रुधिर में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट अध्याय से है। अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य से है। तो क्या कह रहा है? पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। पात्र निषेचन को संक्षेप में लिखिए। ये हमारा पात्र निषेचन का चित्र है, इसको हम संक्षेप में लिखेंगे। तो संक्षेप में लिखने के लिए सिर्फ छोटा सा लिख देना है। यह निषेचन की ऐसी विधि है जिसमें मादा शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को कृत्रिम तरीके से प्रकनली में निषेचित कराया जाता है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं उसे प्रकनली में निषेचित कराया, प्रयोगशाला में किया जाता है, निषेचित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पात्र निषेचन कहते हैं। तो इसे नोट्स में क्या लिखते हैं? इसे टेस्ट ट्यूब बॉडी तकनीक भी कहते हैं। यह उन पद्धतियों के लिए उपयोगी है जिसमें स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती है या पुरुष में शुक्राणु कम है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्याय 4 से है, जो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 से वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? अपूर्णा प्रभाविता क्या है? इससे उदाहरण सहित समझाइए। जब 2 विपरीत लक्षणों में क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रायः प्रभावी नहीं होता और मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, तो इस अपूर्णता प्रभावित कहते हैं। जैसा कि ये चित्र मतलब चित्र के ऐसे बना दिया हूँ, चित्र के माध्यम से बढ़िया अच्छा लगना है, इसी प्रकार से बना देना जो एग्जामिनर की समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रुधिर से लेते हैं। 9 नंबर है, रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष का विवाह रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री से हो जाता है, तो उसके बच्चों में कौन सा रुधिर वर्ग होने की संभावना है? जब ए बी वाले की शादी ओ वाली स्त्री से हो जाती है तो उसमें कौन सा बनेगा? तो आंसर में क्या लिखेंगे? रुधिर वर्ग ए बी वाले पुरुष को IAIB का विवाह रुधिर ओ II वाली स्त्री से होने पर उसके बच्चों का रुधिर वर्ग ए या बी होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर है, वर्णाधन व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? वर्णाधन जिस व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो इसमें आइए पढ़ते हैं। वर्णाधन से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जब इस बीमारी से जो मनुष्य पीड़ित होता है वह लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, जिसकी जीन X गुणसूत्रों पर उपस्थित होता है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि वे उचित रेलवे सिग्नल लाल हरा न पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अध्याय 5 से, जो वंशागति किससे लिया गया है? वंशागति आणविक आधार पर लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? चार गाफ का नियम क्या है? तो चार गाफ, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है हमारा। चार गाफ के नियम के अनुसार डीएनए के द्विकुंडली संरचना में यूरिन और
पिरिमिडियन की मात्रा बराबर होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पिरिमिडियन की मात्रा बराबर होती है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है न्यूक्लियोसोम क्या है? तो न्यूक्लियोसोम क्या है? तो इसे रेडा आंसर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे आंसर में? रेडावेशित डीएनए, धनावेशित हिस्टोन अष्टक, अष्टक के चारों ओर लिपट कर, जैसे यहाँ चारों ओर इसके लिपट कर एक संरचना बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अंतर पूछा जाता है, इसमें कौन सा अंतर है, इसमें कौन सा अंतर है, ये वाला पूछा जाता है, ये तैयार कर लेना, जो अध्याय 6 से लिया गया है। जो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? समजात एवं समरूप समवर्ती अंगों में अंतर लिखिए, उदाहरण दीजिए। तो इधर समजात अंग लिखेंगे, इधर समवर्ती अंग लिखेंगे, और इधर नंबर 1 डाल के या नंबर 1 डाल के या ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वे अंग जो संरचना की उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में विभिन्न हो। वे अंग जो संरचना की उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य में विभिन्न हो। और इधर क्या लिखेंगे हम समवर्ती में? वे अंग जो संरचना में विभिन्न हो लेकिन कार्य में समान हो। फिर यह अपसारी विकास दर्शाता है और यह अभिसारी विकास दर्शाता है। ठीक है, अपोजिट होता है। उदाहरण हमारा जैसे वेल, चमगादड़ एवं मनुष्य के अग्रपाद। इधर उदाहरण में क्या लिखेंगे? पक्षियों एवं कीटों के पंख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हमारा शुरू हो रहा है जीवधारियों के पूर्वकालीन क्रियाशील अंग जो अब उपयोग न होने के कारण अवशेषी हो गए हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मनुष्य में निमेषक, पटल, अक्ल, दड़, पूछ जैसे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है उसमें आंसर में हम क्या लिखेंगे? डार्विनवाद के अनुसार जनसंख्या बढ़ाने पर जीवों में संघर्ष होता है तथा प्रकृति द्वारा योगात्मक चयन होता है। जो जीव वातावरण के अनुकूलन होता है वे ही जीवित रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अध्याय जो 7 से है, जो ये अभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन सा चैप्टर है? अध्याय 7 से लिया गया, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है। तो इसमें हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेरोइन क्या है? यह तो बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। हेरोइन क्या है? यह किस पौधे से प्राप्त होता है? यह जो हेरोइन है यह क्या है, किस पौधे से प्राप्त होता है? हेरोइन एक ओपियोइड हीरोइन जो एक है ओपियोइड नशीला पदार्थ है। यह एक अफीम, मतलब अफीम जो होता है पोस्ता वही होता है। अफीम पापी पातक के लेटेक्स से प्राप्त होता है। यह रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मार्फिन है। यह एक अवसादक है जो शरीर के क्रियाशील को धीमा कर देता है। यह शरीर के जो क्रियाशील को वह धीमा कर देता है। जो ये हुआ हमारा समाप्त। और बोर्ड परीक्षा में हम 3 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। पहला, बोर्ड एग्जाम में टिप्स जो हमारी है, पहला उत्तर में कीवर्ड का अंडरलाइन जरूर करें, मतलब उत्तर लिखने के बाद उन्हें अंडरलाइन जरूर करें। अंतर मतलब डिफरेंस वाले प्रश्न हमेशा टेबल बनाकर लिखें। डिफरेंस वाले प्रश्न जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस है उसके हमेशा ऐसे टेबल बनाकर लिखें। तीसरा, चित्र साफ और नामांकित बनाएं। जब कोई चित्र बनाने को आए, अगर आप चित्र बना रहे हैं तो उसको साफ सुथरा व नामांकित चित्र बनाएं। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।